नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 23 जुलाई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिलता रहे। और पिछले दिनों हमने आपसे एक जो है गुड न्यूज शेयर किया था, वो ये कि दरअसल आप लोग की मांग थी कि जो आप करंट अफेयर्स कराते हैं सर उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। तो इसके लिए हमने लास्ट डे आपसे कहा था कि दरअसल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाइएगा और वहां पे टेलीग्राम का क्या है लिंक दिया गया है, उस लिंक पर शेयर कीजिएगा, ग्रुप को डिकोड एग्जाम के ज्वाइन करिएगा। वहां पर जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। कब प्रोवाइड कराई जाएगी? जैसे कि आज 23 जुलाई है तो आज रात में 9 बजे तक आपको पीडीएफ जो है मिल जाया करेगी। डेली रात में 9 बजे। रात में 9 बजे देने का लॉजिक क्या है? वो ये है कि आप लोग कम से कम पहले क्या काम करें कि सुबह तक शाम तक आप वीडियो को एक बार देख लें, समझ लें उसे अच्छे तरीके से, और उसके बाद क्या काम करें कि फिर पीडीएफ से आप जो है रिवीजन कर लें। एक बात मैं यहां पर महत्वपूर्ण बता दे रहा हूं आप लोग को, ये कि आप लोग सिर्फ पीडीएफ पर प्लीज आप लोग जो है उसका भरोसा उस पर मत रखिएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप वीडियो ना देखें पीडीएफ पढ़ने, ऐसा मत करिएगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वीडियो में दरअसल आपको बहुत अन्य चीजें मैं आपको बताता रहता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। टास्क मैं आपको देता हूं कि ये टास्क आपको ये कंप्लीट करना है, किस प्रकार के प्रश्न प्री में, मेंस में, ऐसे में बन सकते हैं, उन संभावनाओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। तो वीडियो के माध्यम से आपको कई अन्य चीजें समझ में आती हैं और आपकी जो समझ है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, विकसित होती है। आपको मैं अलग अलग पॉइंट से इंटीग्रेटेड पॉइंट आपसे मैं प्री मेंस और इंटरव्यू के कुछ बातों को बताता रहता हूं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, आपसे कैसे पूछा जाएगा। तो ये बेनिफिट आपको वीडियो के माध्यम से होगा, पीडीएफ के माध्यम से नहीं होगा। पीडीएफ के माध्यम से फायदा आपको इतना ही होगा कि आपको बस नोट नहीं करना पड़ेगा अपनी कॉपी में, वो चीजें आपको क्वेश्चन आंसर वाली वहां पर मिल जाएंगी। बाकी जो बातें मेरे द्वारा बताई जाती हैं आपको डेली, वो पीडीएफ में नहीं मिलेंगी। इसके लिए जरूरी होता है कि एक बार आप मतलब वीडियो को देख लें, वीडियो को देखने के बाद क्या काम करें कि फिर रात में जो है इसको पीडीएफ को पढ़ लें और अगले दिन जो है क्या होता है कि ऑलरेडी मैं वन लाइनर फॉर्म में उसी क्वेश्चन को रिवीजन कर लेता हूं। तो 3 बार आपका जो है वो पूरा का पूरा सेक्शन हो जाएगा और 3 बार अगर आप एक चीज को कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको दरअसल उस पर दोबारा से रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी। वो टॉपिक आपके सारे के सारे जो है क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग को पीडीएफ दे दी जाएगी, निश्चिंत रहिएगा। कोई समस्या बाकी होती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर लीजिएगा और ग्रुप आज ही ज्वाइन कर लीजिए डिकोड एग्जाम का। ठीक है, चलो आइए हम लोग जो है टॉपिक पे आते हैं। उसके पहले प्लीज आप लोग एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ में जो भी अभ्यर्थी होंगे किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले, चाहे वो आरओ के हों, चाहे पीसीएस के हों, चाहे किसी अन्य एग्जाम को दे रहे हों, आप लोग उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। ये छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलो अब हम लोग फटाफट जो है कल के जो है दिन का रिविजन करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमने पढ़ा था कल। ओके, तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था कि R21 वैक्सीन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे? दरअसल मलेरिया से। हमने इसको डिटेल्स में आपको बताया था। दूसरा, हाल ही में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे निर्वाचित किया गया है? ये क्वेश्चन हमने आपसे कहा था कि क्या है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है यूरोपीय आयोग के बारे में भी हमने कई सारे पॉइंट्स आपको बताए थे और जो कि आपको डिटेल्स आपको ऑलरेडी पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, और इसकी डिटेलिंग भी हमने आपको वीडियो में अच्छे से कराया था। इसके अलावा भारत द्वारा किस वर्ष तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कारोबार का लक्ष्य रखा गया है? तो वो रखा गया है लक्ष्य कब तक के लिए? वर्ष 2030 तक के लिए। ये भी हमने आपको डिटेल्स में आपको बताया था। कुछ महत्वपूर्ण डेटा भी हमने आपको इसमें नोट कराया हुआ था। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है और यह हेल्पलाइन नंबर जो है दरअसल क्या है, कौन सा हेल्पलाइन नंबर है ये आपको बताना था। तो हेल्पलाइन नंबर वो क्या है, 1933। ये आपका क्या है, हेल्पलाइन नंबर, यानी कि -1933 के नाम से इसको जाना जाएगा, जिसमें जो है कई सारी शिकायतें आप कर सकते हैं और अगर कुछ दिक्कत अगर आपको है नशे को लेकर के तो इसमें भी आप इससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन हमने आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या था कि नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये 18 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मंगल पांडे की जयंती कब मनाई जाती है? तो 19 जुलाई को मनाई जाती है। और मंगल पांडे के बारे में हमने आपसे कहा था कि डिटेल्स में मंगल पांडे को पढ़ लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि ऐसे
महापुरुषों पर, ऐसे क्रांतिकारियों पर क्या होता है, टिप्पणी लिखने के लिए आपके यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में आ जाता है, या किसी अदर स्टेट पीसीएस का अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां पर ऐसे प्रश्न दरअसल क्या होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लड़का भाऊ नामक योजना की शुरुआत की गई है? तो ये हमने आपको बताया था, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसको हमने डिटेल्स में बताया था कि दरअसल इस योजना के तहत क्या होगा कि जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको स्किल्ड किया जाएगा, उनको जो है स्किल प्रदान किया जाएगा। तो फिर अलग अलग कैटेगरी वाले विद्यार्थियों को जो है क्या किया जाएगा, फेलोशिप प्रदान की जाएगी। किसको किसको कितना फेलोशिप मिलेगी, यानी कि भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वो हमने आपको समझाया था वीडियो में। नहीं देखा वीडियो तो लास्ट डे का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा हाल ही में अस्मिता योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा दरअसल अस्मिता योजना की शुरुआत की गई है। और इसके अलावा इसमें क्या होगा, इसमें दरअसल भारतीय भाषाओं में बहुत सारे कोर्सेज की किताबों को रेडी किया जाएगा। ये अपने आप में क्या है, यूजीसी की अच्छी पहल है। और यूजीसी के बारे में हमने आपसे कहा था कि यूजीसी को भी आप तैयार कर लीजिएगा, ताकि जो परीक्षा में प्रश्न अगर आपके यूजीसी रिलेटेड आए, जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, वो प्रश्न आपके गलत ना होने पाए। ठीक है, तो इसको भी हमने यूजीसी के बारे में भी हमने 2-4 पॉइंट वहां पर कराए थे। आज मैं नहीं करा पा रहा हूं, मतलब नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको करा दिया हुआ है। ओके, बस हम इसका रिविजन कर रहे हैं। चलो अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। और उसके पहले हमने लास्ट टाइम आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जिसका उत्तर आप सभी लोगों ने सही दिया था। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेष हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सक्सेस होंगे, और मेरी ये होप भी है कि अगले वर्ष आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करा लें, और फिर उसके बाद जो है आप डिकोड एग्जाम में आए या ना भी आए कोई बात नहीं, लेकिन आप सफल हो जाएं। यही हमारी डिकोड एग्जाम की क्या है, हार्दिक इच्छा है कि आपकी सफलता हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। इसलिए आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। कहीं कोई समस्या होती है निश्चित तौर पर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक को आपको पर्टिकुलर समझा दिया जाएगा। तो लास्ट टाइम क्वेश्चन क्या था कि विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो दरअसल विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, यानी कि 25 अप्रैल को दरअसल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और इसके बारे में भी हमने आपको डिटेल्स में पॉइंट्स कराए थे। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर सीधे सीधे। तो ये टॉपिक आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्या है टॉपिक आपके लिए है ये। ठीक है, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट? हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित कमला पुजारी जी का क्या हुआ है, निधन हो गया है। बहुत ही फेमस महिला थी, ये बहुत ही फेमस वृद्ध महिला थी, इनका निधन हो गया है। इनका निधन कब हुआ है ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ए 20 जुलाई, बी 18 जुलाई, सी 19 जुलाई, या फिर डी 17 जुलाई। बताइए फटाफट, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये न्यूज़ दरअसल इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके एग्जाम में आने की क्या है, पूरी संभावना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 20 जुलाई को दरअसल कमला पुजारी जी का क्या हुआ है, निधन हो गया है। ध्यान रखिएगा। आइए पॉइंट्स इसके हम लोग देखते हैं फटाफट। ठीक, तो पद्मश्री से सम्मानित कमला पुजारी जी का क्या हुआ है, 20 जुलाई को निधन हो गया है। और ये ओडिशा के कोरापुट जिले के पत्रपुट गांव में जन्मी कमला पुजारी, यानी कि यहां पर इनका जन्म हुआ था। को कृषि के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में, ये पॉइंट आपको याद रखना है, पूछ लेगा। अभी देखो 2-3 प्रश्न बनेंगे इसमें से कि अभी हाल ही में कमला पुजारी जी का निधन हो गया है, कब हुआ है आपको बताना है। 20 जुलाई को हुआ है। फिर इसमें प्रश्न पूछ लेगा कि कमला पुजारी जी को हाल ही में दरअसल जो पद्मश्री के पुरस्कार दिया गया था वो किस वर्ष दिया गया था, तो वर्ष 2019 में दिया गया था। 2 फैक्ट आपके लिए इस प्रश्न में क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यह भी आपसे पूछ सकता है कि दरअसल वो क्यों फेमस थी। तो दरअसल वो जैविक कृषि के लिए फेमस थी। जैविक कृषि के लिए कमला पुजारी ने बहुत अथक प्रयास किया था, और वो पैदल अलग अलग गांव में जाती थी, अलग अलग जगहों पर जाती थी, महिलाओं को खास प्रशिक्षण देती थी कि किस प्रकार से जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, अर्थात जो जैविक जो खादें होती कैसे बनाई जाती हैं, जैविक खेती कैसे की जाती है, अर्थात जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जिससे हम बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं, इस पर वो उनको क्या करती थी, महिलाओं को दरअसल ट्रेनिंग देती थी। और जैसा कि आप लोग को पता होगा, इस समय ऑर्गेनिक जो क्रॉप्स हैं, ऑर्गेनिक जो भी मटेरियल्स, वेजिटेबल्स हैं, चाहे फ्रूट्स हैं आपके, उनकी डिमांड मार्केट्स में क्या है, बहुत है, और वो बहुत महंगे दामों पर बिकते भी हैं। क्यों बिकते हैं? क्योंकि जो जैविक कृषि होती है, जैविक कृषि में किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, किसी हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि सारी की सारी तकनीकी कैसी होती है, पारंपरिक होती है, परंपरागत होती है। और ऐसे में जो भी
आपके सामने जो प्रोडक्ट आता है, अर्थात जो क्रॉप्स आपके सामने जो आती है, जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का नहीं होना पाया जाता है, अर्थात वो अपने आप में क्या होती है, स्वास्थ्य वर्धक होती है। इसीलिए मार्केट में ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत महंगे दामों पर बिकते हैं। और जो भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी करने में इन सारे बिंदु को अगर अपनाया जाए तो निश्चित रूप से क्या होगा कि जैविक कृषि के माध्यम से दरअसल चीजें बहुत अच्छी होंगी और किसानों की आय बढ़ेगी। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि जैविक कृषि से ना सिर्फ यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, यानी कि जो हम खाएंगे पदार्थ उसमें कोई केमिकल नहीं होगा, बल्कि जैविक कृषि के माध्यम से क्या होगा, जैविक कृषि के माध्यम से जो प्रोडक्टिविटी होती है, अर्थात जो मिट्टी की सॉइल की जो उत्पादक क्षमता होती है वो बढ़ेगी। क्योंकि क्या हुआ है, हाल ही के दिनों में दरअसल जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हमने इस्तेमाल किया, अर्थात जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया, हरित क्रांति जो तेजी से हुई, उत्पन्न हुई, उसमें हमने रासायनिक खादों का इस्तेमाल बहुत तेजी के साथ किया। ऐसे में क्या हुआ है हाल ही के दिनों में कि जो उत्पादक क्षमता मिट्टी की है वो घट गई है, और ऐसे में जो है हम बार बार केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, मिट्टी के लिए भी हानिकारक है, और सीधे तौर पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे पर्यावरण के लिए भी क्या है, हानिकारक है। ऐसे में बायो फर्टिलाइजर्स, जैविक कृषि अपने आप में एक बहुत अच्छा विकल्प है। इससे न सिर्फ हम स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत हो पाएंगे बल्कि पर्यावरण दृष्टि से भी मजबूत हो पाएंगे, और कहीं ना कहीं हम अपने जो पर्यावरण को बेहतर ढंग से चला पाएंगे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए अब आज आपके लिए सिंपल सा प्यारा सा एक टास्क है कि आपको क्या तैयार करना है, आपको तैयार करना है क्या, जैविक कृषि क्या होता है। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जैविक कृषि, ठीक है, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा, ठीक है, बैठे मत रहिएगा। मैंने कहा नोट करना है तो मतलब नोट करना है, ठीक है, याद करना। अब ये चीज जो मैंने बताई ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, जो बातें अभी मैंने बताई ये आपने सुनी, आपका समझ क्या होगा, विकसित होगी आपकी समझ। इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो को जरूर देखिएगा, पीडीएफ बाद में पढ़िएगा, ठीक है। तो पीडीएफ का ऑप्शन तो दे दिया गया है, लेकिन आप उसको विकल्प के रूप में रखिएगा, ये नहीं कि बस उसी पर निर्भर रहना है आपको, ठीक है। तो टास्क पहला आज आपका है कि आपको जैविक कृषि के बारे में पढ़ना है। जैविक कृषि के बारे में आपसे प्री में भी प्रश्न पूछ सकता है और साथ ही साथ में मुख्य परीक्षा में पूछ सकता है, और इससे कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि जैविक कृषि से किस प्रकार से मिट्टी की उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, जो, ठीक है। इसके अलावा जैविक कृषि से किस प्रकार से किसानों की आय को दुगनी किया सकता है। इसके अलावा जैविक कृषि किस प्रकार से पर्यावरण को मजबूत करने में सहायक हो सकती है, पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने में सहायक हो सकती है। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न दरअसल जैविक कृषि से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग को अच्छे तरीके से रेडी कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया। इसके अलावा वह जैविक कृषि में उनके योगदान और धान की स्वदेशी किस्मों के परिरक्षण के लिए भी विश्व भर में विख्यात हैं। जो स्वदेशी किस्में होती हैं, किसकी, अलग अलग क्रॉप्स की, धान की खासकर। आपको महत्वपूर्ण बात, एक बात बता दूं मैं कि जो परंपरागत जो हमारे जो देसी बीज होते, जो देसी सीड्स होते थे, उनकी खास बात यह होती है कि उनको आपने एक बार मिट्टी में डाला, उससे फसल उत्पन्न हुई, फसल से फिर जो बीज आई, उस बीज का इस्तेमाल आप दोबारा कर सकते हैं। ये देसी जो बीज होते हैं, जो देसी सीड्स होते हैं, उनकी खास बात होती है। हाइब्रिड जो आपके क्रॉप्स होते हैं, जो सीड्स होती हैं, उनमें ऐसा नहीं किया सकता है। उनमें आपको, यानी कि अगर एक बार आपने धान की सीड को लिया, हाइब्रिड सीड को लिया, आपने उसकी रोपाई कर दी, धान उत्पन्न हुआ, उससे जो बीज उत्पन्न हुआ उसका इस्तेमाल आप दोबारा नहीं कर पाते हो। ये हाइब्रिड जो किस्म की जो क्रॉप्स होते हैं, जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनका ये निगेटिव जो है एक वो है, पॉइंट है। बट देसी जो क्रॉप्स होती हैं, जो देसी जो सीड्स होती हैं, बीज होते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए दरअसल कमला पुजारी का बहुत बड़ा इसमें योगदान था कि वो देसी किस्म की जो है, जो धान की फसलें थी, जो धान के बीज थे, उनको परीक्षण करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ओके, चलो इसके अलावा धान की 100 से अधिक किस्मों के अलावा उन्होंने हल्दी और जीरे की कई किस्मों के परिरक्षण की दिशा में काम किया, यानी कि उनको कंजर्व करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। अब आप सोचो कि लोग किस लेवल का जो है मेहनत करते हैं। हम बस खाली बातें करते रहते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति समाज सेवा करता है वो चुपके से कहीं पर बैठा हुआ अपने क्षेत्र में जो है बेहतर कार्य कर रहा होता है। और इसीलिए जो है कमला पुजारी को पद्मश्री सम्मान 2019 में जो है प्रदान किया गया था, ठीक है। दिया अपने आप में जो है बहुत अच्छी खबर थी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में वरिष्ठ नेता न्यूगेन फू ट्रोंग, इसको ट्रोंग कर लीजिएगा, ट्रोंग होगा, ठीक है, ट्रोंग है, ट्रोंग।
ट्रॉन्ग का निधन हो गया है वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा वियतनाम, तीसरा अमेरिका, चौथा फ्रांस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वो वियतनाम के रहने वाले हैं और क्या हुआ है कि अभी उनका निधन हो गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पॉइंट सिंपल सा वही जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो दरअसल कहां के रहने वाले हैं, वियतनाम के रहने वाले हैं और वो सत्तारूढ़ जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी क्या थे, ये महासचिव थे। ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केन बेतवा लिंक परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? अभी ये चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने अल्टीमेटम दिया है कि जल्दी से जल्दी जो है इस प्रकार जो है किसी भी प्रकार से इस योजना को सही ढंग से जो है कंप्लीट कर लिया जाए। तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वो किन राज्यों से संबंधित है ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए राजस्थान मध्य प्रदेश, बी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये क्या है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। इससे क्या कुछ होगा आइए हम लोग इसको देखते हैं फटाफट। तो केन बेतवा लिंक परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से है। नदियों को जोड़ने की इस परियोजना, यानी इसमें क्या होगा, नदियों को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना में मध्य प्रदेश में केन नदी से, कहां से, मध्य प्रदेश में केन नदी से पानी उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी तक पहुंचाने का क्या है, प्रयास है। और केन और बेतवा दोनों का उद्गम कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, अगर ये परियोजना अगर आपके जो है क्या कहते हैं न्यूज में है तो केन और बेतवा के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो केन और बेतवा का उद्गम स्थल कहां पर है, किसकी ये सहायक नदी है, हालांकि ये यमुना की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिएगा इसको। और इनके बारे में डिटेल्स में और क्या क्या चीजें हैं तो केन और बेतवा के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अगर आप केन और बेतवा को पढ़ेंगे तो फिर साथ साथ में आप लोग गंगा, यमुना और सतलज वगैरह जो नदियां हैं इनके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपका एक पॉइंट जो है अफवाह तंत्र वाला जो है वो रेडी हो जाएगा। ओके, इस परियोजना के जरिए बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। अर्थात केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से कई सारे फायदे होंगे। केन बेतवा जो लिंक परियोजना है वहां पर क्या फायदा होगा, जरा एक बार पॉइंट देखिएगा। केन बेतवा लिंक है, केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है। इससे क्या होगा, जो बुंदेलखंड का एरिया जो है, किसका, बुंदेलखंड का, यूपी का बुंदेलखंड, यहां पर जो है सामाजिक आर्थिक विकास होगा, निश्चित तौर पर होगा। सामाजिक आर्थिक क्या होगा, विकास होगा। कहां पर, बुंदेलखंड का एरिया है। आपको पता होगा कि बुंदेलखंड का एरिया बेसिकली पिछड़े एरिया में आता है, वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। हालांकि वर्तमान सरकार ने वहां पर एक्सप्रेस बेस बनाने से लेकर कई सारे अन्य कार्यक्रम चलाए हैं, बनाए हैं वहां पर। लेकिन केन बेतवा जो लिंक परियोजना होगी इससे सामाजिक आर्थिक विकास वहां पर होगा, सिंचाई होगी, पीने के पानी की उपलब्धता भी वहां पर की जाएगी, ग्राउंड वाटर लेवल भी वहां का बढ़ेगा। ऐसे कई सारी चीजें जो है क्या होंगी वहां पर इस लिंक परियोजना से, यानी कि केन बेतवा जो लिंक परियोजना है उससे बुंदेलखंड का क्षेत्र का क्या होगा, विकास होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके सामने मुख्य परीक्षा में प्रश्न बन जाएगा कि केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है और बुंदेलखंड के क्षेत्र में केन बेतवा लिंक परियोजना का क्या लाभ होगा, व्याख्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए या इसको विस्तार पूर्वक समझाइए। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होगा, पूछ लिया जाएगा। तो आपके पास टास्क दूसरा जो है वो क्या है कि आपको दरअसल केन बेतवा लिंक के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है लगभग जो मेरे अकॉर्डिंग फरवरी माह तक हो सकती है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ऐसी स्थिति में अभी आप लोग प्रैक्टिस किया करिए, लिखा करिए। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जो है वॉइस मैसेज के माध्यम से टाइप करिए और वहां पर भेज दीजिए, मैं कॉपी वहां पर आपको चेक कर दूंगा। ठीक है, तो इन प्रकार के प्रश्नों को आप लोग नोट कर लिया करिए और जो है अपनी कॉपी में इसको लिखने की प्रैक्टिस किया करिए। तो केन बेतवा लिंक जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा कितने देशों को आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, कितने देशों को? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो 4 देशों को या 5 को या 6 को या 7 देशों को? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 6 देशों को अभी हाल ही में क्या हुआ है,
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा जो है आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड 2023 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और वो जो 6 देश हैं वो 6 देश कौन कौन से हैं, आइए हम लोग इसको देखते हैं, क्योंकि हो सकता है प्रश्न यही पूछ ले आपसे कि जो ये अवार्ड दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है और कौन सा देश शामिल नहीं है। ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट तो वही है जो हमने आपको बताया अभी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा 6 देशों को आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड 2023 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। एक बात। दूसरा, जो ये 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो 6 देशों में आपका नेपाल है, मैक्सिको है, नीदरलैंड है, ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है और क्या है, स्कॉटलैंड है। ये 6 के 6 देश आप याद कर लीजिएगा। कई बार ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा देश इसमें शामिल है और कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। अब चूंकि भारत की उपलब्धि है तो उपलब्धि है तो ऐसे में प्रश्न बनना स्वाभाविक है। मैंने कई बार कहा कि अगर भारत किसी क्षेत्र में कुछ उपलब्धि को हासिल करता है, किसी रैंक में अगर उसकी रैंकिंग अच्छी होती है, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे टॉपिक पर आपकी नजर बहुत ही पैनी होनी चाहिए। तो आपको बताना है कि दरअसल अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत का कौन सा रैंक है, यानी कि कौन सा स्थान है। तो आपके सामने जो ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात चौथा जो स्थान है, वो भारत ने अभी क्या है, क्या किया है, प्राप्त किया है। चलो, तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है, ध्यान रखिएगा। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है वो क्या है कि भारतीय दल ने 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। ये फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा 1959 अर्थात वर्ष 1959 में रोमानिया में आयोजित किया गया, क्या, पहली बार, अर्थात पहली बार इसको कहां पर आयोजित किया गया, रोमानिया में। किस वर्ष, 1959 अर्थात 1959 में, यह ध्यान रखिएगा। और उस समय केवल और केवल 7 देशों ने इसमें भाग लिया था और वर्तमान में भी लगभग 100 देशों के करीब इसमें देश शामिल हैं इस जो है ओलंपियाड में। तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर है। उस समय ओनली 7 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, बट प्रेजेंटली जो है 100 के करीब जो है कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस या चंद्रमा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई या 22 जुलाई। तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। देखो पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस 20 जुलाई को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इस वर्ष की थीम क्या है। तो थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और थीम है छाया को रोशन करना। थीम क्या है इस वर्ष, यानी कि अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस अर्थात चंद्रमा दिवस 2024 की थीम क्या है, थीम है छाया को रोशन करना। अब देखो, ये 20 जुलाई की डेट क्यों मनाई जाती है, क्योंकि 20 जुलाई 1969 यानी कि 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत मानव ने क्या किया था, पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। ठीक है, कौन कौन से व्यक्ति थे, आइए इसको हम देखते हैं। तो वर्ष, अच्छा इसके पहले जो ये घोषणा की गई है, कब की गई, तो ये घोषणा की गई इस दिवस को मनाने की वर्ष 2021 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2021 में। और नील आर्मस्ट्रांग और एडविन वज एल्ड्रिन पहली बार चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्तियों में शामिल थे, यानी कि वही पहले थे। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पॉइंट है शिखर धवन को, बी सचिन तेंदुलकर को, सी गौतम गंभीर को, डी सहवाग को। बताइए क्या होंगे इसके सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका आंसर होगा, यानी कि अभी हाल ही में मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शिखर धवन को दरअसल जो है ब्रांड एम्बेसडर क्या किया गया है, बनाया गया है। आइए इसके पॉइंट को देखते हैं हम लोग फटाफट। तो पहला पॉइंट सेम कि हाल ही में मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। और इसकी घोषणा किसने की है, इसकी घोषणा दरअसल वैश्विक बाइक रेसिंग संस्था ने किया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। मोटो जीपी 2025 का जो आयोजन होगा वो कहां पर होगा, उत्तर प्रदेश के
जो है नोएडा में होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलो आगे, नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ठीक है, क्या राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, यह आपको बताना है। एनवायरमेंट का यह प्रश्न है और यह क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। ए ऑप्शन 2018, बी 2019, सी 2020 या फिर डी 2021। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और इसमें दरअसल कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे पीएम 10 को लेकर के, यानी कि पर्टिकुलर मैटर जिसको बोलते हैं पीएम बोलते हैं, पीएम 10 को लेकर के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और अभी ये चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में एक रिसर्च सामने आई है और उस रिसर्च में कहा गया है कि जो पीएम 10 को कम करने के लिए जो टारगेट दिया गया था, जो पैसा दिया गया था उसको सही करने के लिए, उसमें से नोएडा सबसे फिसड्डी शहरों में से एक रहा है। उसने जिसको जो प्राप्त धन था उसका बहुत ही कम हिस्सा उसने इस्तेमाल किया है और कई अन्य शहर हैं उन्होंने भी कम कम हिस्सा ही इसका इस्तेमाल किया है। इस पर मैं सोच रहा हूं कि एक आर्टिकल बना दूंगा, ये जरूरी भी है, तो इस पर मैं एक आर्टिकल 1-2 दिन में बना दूंगा। चलो तो पॉइंट देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में की गई थी। यह स्वच्छ वायु लक्ष्य निर्धारित करने का भारत का पहला मिशन है, अपने आप में पहली योजना है कि हमारा टारगेट है कि स्वच्छ वायु हमें करना है। यह भारत का पहला मिशन है अपने आप में, यह टारगेट है अपने आप में कि हमें वायु को प्यूरिफाई करना है, प्रदूषण रहित रखना है। ठीक है, लक्ष्य इसमें क्या था, वर्ष 2017 को आधार वर्ष मानकर वर्ष 2024 तक पीएम 10 प्रदूषण में 20 से 30% तक की क्या की थी, कमी लानी थी। यानी कि आधार वर्ष क्या था 2017, टारगेट कितना था 2024 तक का। ठीक है, और पीएम 10 में 20 से 30% तक की कमी लाना था। लेकिन इस पूरे टारगेट को फिक्स करने के लिए, यानी कि प्राप्त करने के लिए अलग अलग शहरों को धन आवंटित किया गया था और उन शहरों ने उस धन का इस्तेमाल ही नहीं किया। यह अपने आप में जो है खराब है और यही बात रिपोर्ट में सामने आई है कि शहरों ने बहुत कम पैसा खर्च किया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश आपका बहुत आगे है, यानी कि उसने जो है पैसा ना के बराबर जो है खर्च किया है। खराब बात है ये। खैर चलो, फिर इसके बाद क्या हुआ, टारगेट 2024 का था, फिर इसमें संशोधन कर दिया गया और संशोधन के फलस्वरूप वर्ष 2019-20 को पहले फिर आधार माना गया। पहले 2017 को आधार वर्ष माना गया था, टारगेट 2024 को किया गया था, फिर बाद में संशोधन किया गया। इसमें संशोधन के पश्चात वर्ष 2019-20 को आधार वर्ष माना गया और टारगेट दिया गया कब तक का, 2026 तक का। और इसमें 40% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। किसमें, पीएम 10 में, अर्थात पर्टिकुलर मैटर 10 में जो है 40% तक की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब, 2026 तक का, 2 साल आगे और बढ़ा दिया गया। पॉइंट ये सब भाई साहब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सारे के सारे। इसके अलावा हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एनसीएपी जो कार्यक्रम भी चलाया गया था, उसके तहत नोएडा ने प्राप्त फंड का महज 6% ही यूज किया, मतलब 100 में से मात्र 6 रुपया। ठीक है, अब आप बताओ कि प्रदूषण को लेकर के वैश्विक स्तर पर इतने बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, भारत में भी कार्यक्रम इतने बड़े बड़े चलाए जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अगर इतना कम पैसा इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या स्थिति होगी आप खुद समझ सकते हैं। यह देश की विडंबना है कि जो है सरकारें कितना कुछ प्रयास कर लें, अगर हम व्यक्तिगत रूप से अगर हर शहर के अधिकारी, वहां के नागरिक अगर जागरूक नहीं होंगे तो प्रदूषण पर नियंत्रण कर पाना बहुत मुश्किल होगा। वृक्षारोपण चिल्लाते रहो, अगर आप वृक्षारोपण नहीं करोगे तो नहीं कंट्रोल होगा। इंडस्ट्रियों पर, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है, ईटीपी प्लांट होता है, एक आपने सुना होगा क्या, ईटीपी प्लांट है, ईटीपी प्लांट, और एक होता है क्या, एसटीपी प्लांट। ईटीपी प्लांट का किसी भी इंडस्ट्री में होना बहुत जरूरी होता है। ईटीपी को क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी को क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये प्लांट होना किसी इंडस्ट्री में क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। किसी इंडस्ट्री में एक पर्यावरणविद का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन मानकों को जो है मानती नहीं है कंपनियां, अपने इफ्लुएंट को जो है ऐसे ही बाहर छोड़ देती हैं। ना सिर्फ उससे ग्राउंड वाटर लेवल इफेक्ट होता है, बल्कि बहुत बड़े स्तर पर जो है अन्य प्रकार के प्रदूषण जो है फैलते हैं। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं, इन पर जो है सभी को ध्यान देना चाहिए, तभी प्रदूषण पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, नहीं तो नहीं लगाया सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी की संख्या पहले बहुत कम थी, हालांकि 4-5-6 वर्षों में एसटीपी पर बहुत काम हुआ है और अब एक एक शहर में कई जो है एसटीपी प्लांट लगाए गए हैं।
एसटीपी प्लांट से क्या होता है, चीजें सही रहती हैं और जो वाटर होता है वो प्यूरिफाई होता है, फिर उसका इस्तेमाल जो है सिंचाई में, और यहां तक कि एसटीपी प्लांट से ड्रिंकिंग वाटर भी आजकल जो है प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा है। और दिल्ली वगैरह में, चंडीगढ़ वगैरह में एसटीपी प्लांट्स का जो पानी होता है उसे ही जो है ड्रिंकिंग वाटर के रूप में, सप्लाई के रूप में दिया जाता है। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि सीवेज वाटर को ट्रीट कर दिया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी जो है क्या कहते हैं नियमों के तहत, और उसके बाद उसको फिर ट्रीट करके, उसको प्यूरिफाई करके फिर पानी पीने के लिए दिया जाता है। किसको? सीवेज वाटर को। ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो ध्यान रखिएगा, सीवेज वाटर पीते हैं, ठीक है। खैर, हालांकि वो शुद्ध हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और जो कम शुद्ध होता है उसको जो है इरिगेशन जो है उसमें यूज किया जाता है, अर्थात कृषि कार्यों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ये प्रश्न हो गए हमारे। अब आज आपके लिए एक सिंपल सा, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है, और ऐसे प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आते हैं। हालांकि ये पीवाईक्यूज का प्रश्न है, हमने आपको दे दिया ताकि आपकी पकड़ देखते हैं कितनी मजबूत होती है, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि पीवाईक्यूज को करते रहिएगा और देखते हैं कि पीवाईक्यूज क्या आपका रेडी है या नहीं है। पीवाईक्यूज का प्रश्न है, पॉलिटी का प्रश्न है, बताना है आपको सही उत्तर है। यानी कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, बहुत आसान प्रश्न है, इसको अगर आप गलत कर देंगे तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाने वाली स्थिति होगी। इसलिए ऐसे प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं गलत करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस कमेंट का उत्तर देंगे, और मैं देखना चाहता हूं कि जितने लोगों ने वीडियो देखा है, क्या उन सभी लोगों को यह पीवाईक्यूज आता है या नहीं आता है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं आज और कितने लोग लाइक करते हैं। ओके, तो बताना है आपको कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 22। ज्यादा कमेंट करिएगा, मुझे आपके कमेंट का क्या रहेगा, वेट रहेगा। और ध्यान रखिएगा, मैं लगभग सभी के कमेंट्स को मैं डेली देखता हूं और कोशिश रहती है कि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर, जिसका प्रश्न आपको लिखना है, उत्तर लिखना है। तो प्रश्न क्या है कि राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का क्या करें, उल्लेख करें। जीएस पेपर सेकंड का क्या है, यह प्रश्न है, अर्थात ये पॉलिटी का प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न इसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया था जैविक कृषि के बारे में। क्या जैविक कृषि क्या होती है, जैविक कृषि, इसको आप लोग जो है रेडी कर लीजिएगा मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। और जैविक कृषि के अलावा और तो कोई पॉइंट नहीं बताया था हमने, हाँ ठीक है। बाकी टास्क जो पहला हमने बताया था वो उसको भी आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है बेहतर तरीके से। बाकी ऑर्गेनिक फार्मिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।